फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग कल पढ़े थे, क्या होता था फिजिकल क्वांटिटी? जिसमें नंबर और यूनिट लगा हुआ था उसी को क्या बोलते थे? फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे। जैसे मैंने बताया था कि 5 है, 5 में सेकंड लगा दिए तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो जाता था? टाइम। ऐसे ही मान लो 5 है, 5 में मैंने किलोग्राम लगा दिया तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो जाता था? मास। ऐसे ही 5 है, 5 में किलोमीटर लगा दिया वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो जाता था? डिस्टेंस। तो वही फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है आपका? 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि स्केलर का मतलब क्या होता है। तो स्केलर का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि आपको 5 मीटर जाना है तो 5 मीटर जाना है तो किधर जाना है आपको नहीं पता है, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो वो कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ जहाँ डायरेक्शन पता चले वो कौन सा क्वांटिटी हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वही चीज लिखा हुआ है, नीड ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या? डायरेक्शन, दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये फॉलो सिंपल अलजेब्रा और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। एग्जांपल में आ जाएगा तो जैसे मास है, मास आपका कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे? स्केलर क्वांटिटी में आ जाएंगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ ए पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन इट डज नॉट मीन दैट द फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर। कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट है, करंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सबको पता है कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन है, लेकिन वो किसको फॉलो नहीं करता? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया है। जैसे देखो ये 3 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यानी ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको मैंने क्या किया? सिंपल ऐड कर दिया। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करके सिंपल अलजेब्रा मेथड से ये सॉल्व हो गया, यानी 3 2 कितने आ गए? 5 एम्पियर, है ना। उसके बाद यही चीज लिखा हुआ है जो मैंने समझाया, वही चीज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो आपको सिंबॉलिक मेथड पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ए लिखा तो सिर्फ यहाँ पर ए लिख दिया तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर को डिनोट करने के लिए इस पे इस तरह का एरो का साइन बनाना होगा। तो कभी भी सिंबॉलिक मेथड में वेक्टर को डिनोट करने की बात करेगा तो ए पे वेक्टर का साइन बनाना होगा। अगर ग्राफिकल मेथड कहेगा तो ग्राफिकल मेथड में किसी भी वेक्टर को एरो से दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एरो है ये वाला किसको बताएगा? हेड को बताएगा। और ये वाला पॉइंट किसको बताएगा? टेल को बताएगा। ये जो लेंथ है ये लेंथ किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को, है ना। तो वही सब लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ एरो टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वही लेंथ जितना होगा उतना ही इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सबको पता चल गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो पहला है आपका पैरेलल वेक्टर। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल वेक्टर का मतलब 2 वेक्टर ऐसे पैरेलल जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर मान लो एक ईस्ट में है ए वेक्टर तो दूसरा वेक्टर बी भी किधर होना चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बताओ क्या ये पैरेलल वेक्टर है? तो क्या बोलोगे? यस है। सिर्फ क्या देखेंगे कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। अब ये बताओ कि यहाँ पर ए और बी है, मैं बोलूँ कि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँ कि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये कौन सा वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर। तो वही चीज लिखा हुआ है कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल। ऑल इक्वल वेक्टर आर क्या होगा? पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? वेक्टर ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर, यानी ये पैरेलल वेक्टर है लेकिन क्या इसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो
तो उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर है जस्ट अपोजिट, इसका डायरेक्शन क्या करोगे, पलट दोगे। ये ए वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन बदलोगे बी वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब एक ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा किधर आएगा, वेस्ट की तरफ, है ना। तो इसी को बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद आपका फोर्थ आ जाएगा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या करें, वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी रहेगा तो चलेगा, जस्ट इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर की तरह है। पांचवा है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोला जाता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी बोलेगा तो दो वेक्टर के बीच में कंपलसरी है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ये ए वेक्टर है और यहाँ पर ये क्या है, बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो उस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, वेक्टर है इसलिए इस पे एरो का साइन बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आओगे तो यूनिट वेक्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप बराबर जो भी वेक्टर दिया होगा उसको लिखोगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए, जो कि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो दिखाऊंगा। जैसे एक यहाँ एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ए वेक्टर है 2i माइनस 3j। अब कहेगा कि ए कैप निकालो, तो कुछ मत करना, जो वेक्टर है उसी को रख दो, 2i माइनस 3j। मैग्नीट्यूड सबको पता होता है कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। यानी यहाँ पर जो आपका यूनिट वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, 2i माइनस 3j अपॉन में अंडर रूट 13। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर निकलता है। नंबर 8 पे है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जहां भी एंगुलर शब्द आ जाए समझ जाना कि वो कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। टाइप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो कि होता क्या है। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर दैट पास थ्रू द सेम पॉइंट। मान लो कि एक पॉइंट O है, यहाँ से वेक्टर पास कर रहा है, एक इधर पास किया, एक इधर ऐसे पास कर रहा है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो ये आपका क्या होता है, कॉन्करेंट वेक्टर होता है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन में हो। आप लोग जानते हैं प्लेन कितने टाइप, एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया। तो कोई भी वेक्टर अगर वाई एक्स प्लेन में है तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है वैसा वेक्टर जो एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे हो, उसी को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है जेड एक्सिस है। ये सबको पता होगा, जो भी थोड़ा सा सीरियस होगा वो सबको पता होगा कि एक्स एक्सिस को मैं क्या किससे डिनोट करता हूँ, आई कैप से। वाई एक्सिस को किससे करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस को किससे करते हैं, के कैप से। तो जहां भी मान लो कि कोई वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3k प्लस 2j। तो अगर आपसे यहाँ पर 2j है तो मान लो अगर आपसे पूछा जाएगा कि x एक्सिस पे कितना है तो क्या बताओगे, i के साथ जो लगा होगा वो क्या होगा, x एक्सिस। यानी x एक्सिस पे कितना है 2। कोई पूछेगा कि y एक्सिस पे कितना है तो क्या बताओगे, जहां j होगा वहीं जाओगे। j यहाँ पर है यानी y एक्सिस पे कितना है +2। अगर कहेगा z एक्सिस पे कितना है तो k जहां होगा वही z एक्सिस होगा। तो z एक्सिस पे कितना है, साइन के साथ -3। तो x y z पे i j k आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर का, उसको याद करना। वेक्टर को जैसे मान लो ये आपका ए वेक्टर है तो इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ये शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ए वेक्टर है तो इसको किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज रोटेट बाय एनी एंगल अदर देन 2n पाई देन द वेक्टर विल चेंज। कहने का मतलब है जैसे मान लो कि मैं वेक्टर हूँ, मैं ऐसे एक बार घूम गया, ऐसे घूमा तो मतलब 2 पाई से घूमा तो इसका मतलब वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो वही चीज बोला है कि 2 पाई से घूमे या 4 पाई से घूमे या 6 पाई से घूमे ए वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है मान लो, ऐसे ये ए वेक्टर, इसको 2 पाई से घुमाने का मतलब क्या, जी जहां से चला फिर वहीं पे आ गया तो इस वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो वेक्टर में चेंजिंग आ जाता है। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, सुनोगे ध्यान से। ये क्या कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो गिव जीरो रिजल्टेंट इज 2। मतलब यहाँ पर अगर इक्वल वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दो ही वेक्टर होगा जिससे कारण इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लो r a माइनस b, जितना इधर है उतना इधर है तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल वेक्टर का मतलब एक यहाँ पर मान लो कि ये वेक्टर है 5,
5 इसका मैग्नीट्यूड है, और ये मान लो बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो तीसरा वेक्टर को कितना होना पड़ेगा इक्वल होने के लिए? 5 है, ये 3 है, यानी इसको कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो अनइक्वल वेक्टर के लिए मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर कितना चाहिए? 3 चाहिए। उसके बाद एंगल जब भी निकालोगे तो टेल से टेल मैच होना चाहिए, तभी एंगल बता पाओगे, या हेड टू हेड होना चाहिए तब भी एंगल बता पाओगे। जैसे मान लो ये वेक्टर है ए और ये आपका मान लो वेक्टर है बी, तो यहां पर देखो ये इस वेक्टर का बी वेक्टर का क्या है? यहाँ पर ये बी वेक्टर का टेल है और यहाँ पर ए वेक्टर का ये क्या है? हेड। तो यहाँ से एंगल नहीं बता पाओगे, तो वेक्टर को क्या करोगे? शिफ्ट करोगे, तब जो ये वाला एंगल आएगा वही बताओगे। हमेशा वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, 100 न्यूटन है, 70 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, तो 3 वेक्टर होना चाहिए। अगर अनइक्वल है तो इक्वल के लिए कितना? 2 वेक्टर। इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए कुछ रूल है। पहला है आपका ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है समझो। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, इसका हेड है, ये आपका बी वेक्टर है, ये इसका हेड, ये इसका टेल है। तो जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो जो तीसरा वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो वो रिजल्टेंट बताएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या आ गया? सी वेक्टर। तो ये आपका ट्राइंगल लॉ था। ट्राइंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ आता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का एक डायगोनल निकालो, ये आपका सी वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम बनाना है तो डॉटेड लाइन से मिलाओ, यानी ये सी वेक्टर रिजल्टेंट बताएगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दो तो ये सी वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। एक होता है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं, जैसे देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो आप लोग जानते हो ये फॉर्मूला तो सबको रटा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा। एंगल निकालोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल b sin थीटा अपॉन में मॉड a प्लस मॉड b cos थीटा। स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस में मैंने पहले लिया एंगल को 0 डिग्री। सबको पता है cos 0 कितना होता है? 1। तो cos 0 1 रखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी, तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। थीटा 90 रखेंगे, 90 का मतलब ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये सारा टर्म 0 हो गया। तो बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा 90 पे जो मैं रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। थीटा अगर 180 डिग्री लेंगे तो 180 डिग्री का मतलब cos 180 माइनस 1 होता है। जो बोल रहा हूँ सुनते रहो से। cos 180 माइनस 1 रहता है, माइनस 1 रखेंगे तो सी वेक्टर जो आएगा मॉड ए माइनस मॉड बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा। इतनी बात सबको स्पेशल केस में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप अगर रहोगे तो यहाँ पर देखो ये चीज, अगर मान लो ये इंपॉर्टेंट है, समझो ये क्या कह रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ पर बी वेक्टर है, लेकिन बोला कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको भी ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि मॉड ए मॉड बी अगर एफ नॉट के बराबर है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला है 2f0 cos थीटा बाई 2। तो इस केस में रिजल्टेंट याद रखोगे कि √3f0 होता है इसके एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए। यहाँ 60 डिग्री रखोगे, ये 2 से डिवाइड होकर cos 30 बनेगा। cos 30 का मतलब क्या होता है? √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3f0 आ जाएगा। ऐसे ही 90 डिग्री के याद रखोगे, 90 डिग्री में आता है √2f0। अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? f0 आएगा। ये याद रखना है कब? जब रिजल्टेंट a प्लस बी प्लस हो रहा होगा तब। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन के केस में आप लोग यहाँ पर प्लस, जब प्लस था तो प्लस करते थे, सब्ट्रैक्शन करेगा तो यहाँ पर माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में रिजल्टेंट बस वहाँ cos था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2f0 साइन थीटा बाई 2। वैसे ही जैसे यहाँ पर स्पेशल केस था, स्पेशल केस सब्ट्रैक्शन के केस में याद रखोगे कि रिजल्टेंट अगर 60 डिग्री है तो f0 आएगा, 90 डिग्री है तो √2f0 आएगा, अगर 120 डिग्री है तो √3f0 आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल केस देखो। अगर कोई भी साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर हो, जैसे देखो ए वेक्टर जा रहा है, बी वेक्टर जा रहा है, सी वेक्टर जा रहा है, और ये क्लोज सर्कल बना मतलब क्लोज है, तो क्लोज है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। ऐसे ही देखो 4 के लिए ए बी सी डी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? 0।
ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा इसका 0। तो ये याद रखना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर पलट दोगे, सपोज दैट इसको पलट दिया है ऐसे, तब उस केस में 0 नहीं होगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी सी का सम किसके बराबर हो जाएगा, डी के। उस केस में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर सेम कर दिया तो सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है when all vector are in head tail arrangement resultant is 0। वही चीज जो मैंने बताया। उसके बाद एक स्पेशल केस और याद रखोगे। देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल दोनों वेक्टर सेम बना रहा है, तो उस केस में इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0। देखो एफ नॉट है, एफ नॉट है, एफ नॉट है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम बना रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, 0। एंगल सेम बना रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो वही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन इक्वल वेक्टर एक्ट एट ए पॉइंट एट ए इक्वल एंगल देन देयर रिजल्टेंट ऑलवेज बी 0। सब चीज लिखा हुआ है, आपको बस पढ़ने की जरूरत है। रिजोल्वेशन ऑफ वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, उसमें ये बहुत ही यूज होगा। तो रिजोल्वेशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन 2D के लिए क्या कहता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। सबको पता है कि जिसके साथ थीटा एंगल बनाएंगे वो कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बना वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये आएगा। तो ये अगर मैं लिखना चाहूं तो ये ए कॉस थीटा आई, क्योंकि ए कॉस थीटा यहाँ बन रहा है, और मैंने बताया था कि एक्स पे आई कैप होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई कैप। वाई पे क्या होता है, जे कैप, इसलिए यहाँ पर जे कैप आ गया। तो वही चीज लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड सबको पता है कैसे निकालते हैं, आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और जे का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। एंगल की बात करें, tan थीटा, ट्रिगो थोड़ा बहुत आता होगा, ट्रिगो लगाओगे तो tan थीटा आ जाएगा। ये ए वाई है और ये क्या है, ए एक्स है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए वाई अपॉन में ए एक्स हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है कि देखो यहाँ पर एंगल अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है और ये गामा बना रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा जाता है, मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन आपको याद क्या रखना है वो समझो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। ये सारे बच्चों को याद रहता है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, ऑप्शन में 1 था, ज्यादातर बच्चे 1 टिक किए थे, लेकिन आप याद रखोगे कि साइन के केस में क्या रहता है, 2 रहता है। इतनी बात सबको समझ में आई। इसके बाद अगर अलग से cos अल्फा पूछेगा तो ax अपॉन में इसके मॉड a से डिवाइड कर देना। cos बीटा पूछेगा तो ay अपॉन में मॉड a, और cos गामा पूछेगा तो az अपॉन में मॉड z। इसके बाद जो टॉपिक है आपका डॉट प्रोडक्ट है, उसके बाद क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये क्रैश कोर्स है और इतना आपको सबको पता होगा। जो बच्चा मेरे साथ मेहनत कर लिया, पीडीएफ को डाउनलोड किया ग्रुप से और पढ़ा, नोट्स बनाया, उसी का रिजल्ट आएगा। नीट इतना सस्ते में मत लो। टीचर को पढ़ाने के लिए रात रात भर जग के पढ़ के आना पड़ता है कि बच्चों को कैसे समझाना है। क्या डीपीपी का क्वेश्चन लाता हुआ आसान है? एक बार करके देखना। अरे तुम लोग को तो कुछ नहीं आता, तुम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब एक बार मेहनत कर लोगे ना और रिजल्ट बना लोगे तब सुकून मिलेगा। नहीं तो मुझे पता है कि किसका रिजल्ट आएगा और किसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है ना, टीचर को भी सब कुछ पता होता है। आगे देखो डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा याद रखना स्केलर आता है। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बना सकता है कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ये याद रखना। तो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट इज स्केलर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब स्पेशल केस देख कितना कंप्रेस करके मैं लाया हूं कि अगर यही पढ़ लोगे और जो क्वेश्चन में लगवा रहा हूं वो लगा लोगे, जो अभी कुछ नहीं जानता ना उसका भी नीट में रिजल्ट बनेगा। लेकिन तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। अब यहाँ पर ए डॉट बी मॉड ए बी कॉस थीटा है। अब यहाँ पर समझो थीटा अगर लेस देन 90 है, थीटा अगर लेस देन 90 है तो ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा लेस देन 90 का मतलब 30 रखो, 60 रखो, 45 रखो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ए डॉट बी अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 सबको पता है 0 होता है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। पूछेगा कि ए डॉट बी निगेटिव कब होगा, तो याद रखना जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा रखोगे तो निगेटिव आएगा। उसके बाद एंगल बिटवीन 2 वेक्टर का फॉर्मूला याद रखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी। अब
यहाँ पर ये चीज सबको याद होनी चाहिए, आई डॉट जे, अगर दो अलग अलग वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या याद रखोगे, जीरो। यानी आई डॉट जे क्या याद रखोगे, जीरो। जे डॉट के क्या याद रखोगे, जीरो। के डॉट आई क्या याद रखोगे, जीरो। लेकिन अगर सेम वेक्टर है तो आई डॉट आई क्या याद रखोगे, वन। जे डॉट जे क्या याद रखोगे, वन। के डॉट के क्या याद रखोगे, वन। इसके बिना तो वेक्टर का क्वेश्चन करना ही भूल जाओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना कि ए क्रॉस बी में यहाँ पर साइन थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद रखना, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी दो वेक्टर के सम पे भी परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी दो वेक्टर के सबट्रैक्शन पे भी परपेंडिकुलर होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखो, जैसे अगर ये वेक्टर की बात करें तो आप याद रखना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर बराबर करना ही है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये इसको आपको याद करना है। अब क्या लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी मैं डीपीपी करवाऊंगा उस समय भी देखोगे। तो याद रखना ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच में 180 डिग्री और 0 डिग्री भी बनता है। तो देखना कि दोनों ऑप्शन में क्या दे रखा है। उसके बाद देखो आ गया जो मैंने बता रहा था, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड बराबर होता है, याद रखना, ये बराबर नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड लोगे तो बराबर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वही है, ए क्रॉस बी करोगे फिर प्लस लगाओगे, ए क्रॉस सी करोगे। अगर ए वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर बराबर, जैसे मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है तो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये सारे बच्चे को पता होगा जो बच्चे सीरियसली पढ़े होंगे। आई जे के आई एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे, ए वेक्टर वाला कंपोनेंट लेकर रखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ये क्या दिया है सब भूल जाओ, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय समझ में आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। यानी अगर पेपर में एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा तो आपको मॉड ए क्रॉस बी निकालने आना चाहिए। अगर मॉड ए क्रॉस बी तभी निकालोगे जब आपको डिटरमिनेंट बना के ये ए क्रॉस बी निकालने आना चाहिए, तब ए क्रॉस बी का मॉड लोगे तब जाके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे। फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलेगा तो 1/2 को हटा देना तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी। डायगोनल की बात करेगा तो याद रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल और डायगोनल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो पूछा पेपर में निकाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जो बाद में होगा उसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पर बोला है बी ऑन ए तो ए डॉट बी निकालना, जो बाद में होगा उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो इतनी बात। अब उसके बाद देखो क्रॉस प्रोडक्ट में भी याद रखोगे, देखो सेम वेक्टर का आई क्रॉस आई है तो क्या होगा, जीरो। वहां पर बताओ आई डॉट आई क्या होता था, वहां पे आई डॉट आई क्या होता था, 1 होता था। यहाँ पर आई क्रॉस आई क्या है, 0 है। जे क्रॉस जे क्या याद रखोगे, 0। के क्रॉस के याद क्या रखोगे, 0। लेकिन वहां पर कुछ और ही था, यहाँ पर ये ट्राइंगल याद रखोगे, बहुत बार क्लास में मैं बता रखा हूँगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में जाओगे ना, जैसे ये आई है फिर जे आ रहा है तो आई क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा, के। जे क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा, आई के। फिर के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, जे के। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, डायरेक्शन ऐसे अपोजिट करेंगे तो जे क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के। और के क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई के। आई क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जे के। इतनी बात वेक्टर में आपको याद रखना है। अब इस